मानवीय जीवन को लिखित रूप देने का कार्य सर्वप्रथम आर्यों के द्वारा ही किया गया था और उन्होंने इसी काल में हमें वेदों सहित अन्य ग्रंथों की अमूल्य धरोहर प्रदान की। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में वैदिक काल को समझेंगे और इससे संबंधित अन्य पक्षों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। चलिए इसी क्रम में पहले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की क्लास किस प्रकार रहने वाली है। तो ये हाईलाइट्स आप लोग के स्क्रीन पर है। तो आज हम लोग यही सब बात करेंगे। सबसे पहले वैदिक काल समझेंगे, फिर उसके बाद इसके तहत जो दो काल विभाजित किए गए हैं, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उनको समझेंगे और अंत में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार वैदिक काल उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थलों से संबंधित है और यहाँ हमें महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो चलिए इसी क्रम में क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न इस खंड से परीक्षा में हमसे पूछा जा सकता है। तो यह एक संभावित प्रश्न है, यानी कि संभावना इस प्रकार के है एक प्रश्न के आने की है। हालांकि पहली बार ही यह परीक्षा आयोजित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ हमें पता लग रहा है कि वैदिक कालीन स्रोतों को समझाते हुए उत्तर प्रदेश में आर्यों के विस्तार का उल्लेख कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न है कई डायमेंशंस अपने आप में लिए हुए हैं। जैसे कि पहली बात तो यह है कि आपका जो प्रश्न है वह मुख्य रूप से वैदिक काल से संबंधित है। दूसरी बात, यहाँ पर मुख्य जो सेंटर बनाया हुआ है यह सेंटर सोर्सेस को बनाया हुआ है, यानी कि ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जो हमें वैदिक काल की जानकारी देते हैं। तो यह बात आपको मैं ऑलरेडी सोर्स वाले चैप्टर में बता चुका हूं। जब मैंने आप लोग को सोर्सेस पढ़ाए थे तो उस समय आपको बताए थे कि कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो हमें मुख्य रूप से वैदिक काल की जानकारी देते हैं। तो सोर्सेज पढ़ने के बाद हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है कि सोर्स का तो उल्लेख करना है, लेकिन उसके साथ साथ ही उत्तर प्रदेश में आर्यों की क्या भूमिका थी, उन लोगों ने कहाँ तक विस्तार किया, यह सभी चीजें भी हमें मेंशन करनी होगी। इतनी बात क्लियर है आप लोग को। तो इसी क्रम में यह प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है और इस प्रश्न का उत्तर आप कब दे पाएंगे, जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और सभी पक्षों को जान लेंगे, समझ लेंगे। बात क्लियर है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का यह वीडियो कौन कौन से खास आयाम लिए हुए हैं। हालांकि एक स्थिति देखने में आ रही है कि आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं पर लाइक कर नहीं रहे हैं, तो वीडियोस को लाइक भी कीजिए, कमेंट करके अपने व्यूज बताइए, ताकि हम लोग और अच्छा बेहतर प्रयास करें और आप लोग को इसी प्रकार रेगुलर क्लासेस देते रहें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और शुरुआत करते हैं वैदिक सभ्यता को, संस्कृति को जान लेने की। तो क्या पता लग रहा है हम लोग को, वैदिक काल जो है वह मुख्य रूप से क्या बताता है कि जो वेद शब्द है, ठीक है, वैदिक काल की जो उत्पत्ति किससे हुई है, वैद शब्द से हुई है। हालांकि इसको विद धातु से भी जोड़ दिया जाता है। अनेक नाम है इस संस्कृति के और अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि इस काल को वैदिक काल कहा जाता है। यह वही काल है जिसको लौह युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, यानी कि अब इसी काल में लोहे का प्रयोग हम लोग देखेंगे कि शुरू हो जाएगा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में हड़प्पा संस्कृति को पढ़ा जाना समझा। तो हड़प्पा संस्कृति में हमें क्या पता लगा था कि उन लोगों ने शुरुआत में ताम्र पाषाण काल को बनाया, यानी कि तांबे का प्रयोग किया, पत्थर मिलाकर, फिर बाद में वह कांस्य युग में आए और तांबे में टीन को मिला करके उन्होंने कांसे को तैयार किया। ठीक है, इससे पहले पाषाण काल में हम लोगों ने क्या देखा था कि मुख्य रूप से पत्थरों का ही प्रयोग किया जा रहा है। तो इसी प्रकार धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब यह वही काल है, यहाँ पर हम देखेंगे कि अब लोहे का प्रयोग भी शुरू हो जाएगा और यह संस्कृति लौह युगीन सभ्यता या संस्कृति कहलाने लगेगी। ठीक है, यहाँ में एक बात और पता लग रही है कि जो शब्द वेद है, वेद का एक्चुअल अर्थ क्या होता है, जनरली कभी कभी पूछ लिया जाता है। हम किसी चीज को पढ़ते तो हैं लेकिन उसके अर्थ से हम अनजान रह जाते हैं। तो यहाँ अनजान नहीं रहना है। वेद का अर्थ होता है मुख्य रूप से ज्ञान। ठीक, अब कैसा ज्ञान, किस प्रकार का ज्ञान, क्योंकि ज्ञान तो भंडार होता है और हर क्षेत्र का अलग अलग प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ज्ञान बहुत अधिक है और सागर की भांति है। तो पता लगता है कि वेदों में एक्चुअल जो ज्ञान होता है ना, उस ज्ञान का अर्थ होता है दैवीय प्रेरणा पर आधारित अनुभवों का संकलन। यानी कि यह बात हमें क्या बता रही है कि वेदों में क्या किया हुआ है, जो उस समय के लोग थे उन्होंने देवीय प्रेरणा से जो भी चीजें सीखी, जानी, समझी, तो उनके जो भी अनुभव हुए उन्होंने अपने अनुभवों को जहां पे संकलित किया, इकट्ठा किया, उसे उन्होंने वेद का नाम दिया था। बात क्लियर है। अभी हम लोग आगे यही सब चीजें देखेंगे कि जो वैदिक सभ्यता है यह मुख्य रूप से किस पे आधारित है, यह प्रकृति पे आधारित है। लोग प्रकृति को सर्वाधिक महत्व देंगे। इसी काल में हम देखेंगे कि सभी देवी देवताओं के नाम अस्तित्व में आ जाएंगे। हालांकि देवी देवताओं के नाम आएंगे लेकिन जिस रूप में उन्हें हम देखते हैं वह रूप अभी नहीं आएगा। कब आएगा, बार बार आप लोग को बताया है, अनेक बार आप लोग को बता चुका हूं कि अस्तित्व जो है, हम लोग जो रूप देख रहे हैं यह गुप्त काल में जाके बनेगा, तभी मूर्ति कला विकसित होगी। उससे पहले नाम आपको सब मिल जाएंगे। अब नाम क्यों मिल रहे हैं, मैं आपको लगातार वीडियोस में हर जगह बार बार यही बता रहा हूं कि मनुष्य को जिन जिन चीजों से लाभ होगा, पहली बात तो वह अपने आप में ईश्वरीय रूप धारण कर देगी।
दूसरी बात यह है कि मनुष्य जिन जिन चीज़ों से डरेगा वह भी ईश्वरीय रूप धारण कर लेगी। लाभ कैसे होगा? मान लीजिए वर्षा हो रही है, ठीक है, और साथ साथ में वृक्ष है, वृक्ष हमें क्या देते हैं? फल देते हैं। हम देखते हैं कि फसल उगती है, हमें सब्जियां मिलती हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब दिखेगा मनुष्य को खाने पीने की चीजें मिल रही है, पहले बारिश हो गई, बारिश के बाद जब बूंदे जमीन पे पड़ी तो वहां पर कुछ उगा, वह हमारे खाने योग्य था और जीवन के लिए भी खास था। तो यह कहीं ना कहीं दैवीय रूप धारण कर लेगा। ठीक उसी प्रकार जिसने मनुष्य को डराया, जैसे कि आग, आग आज भी लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि वह चाहे तो पूरे के पूरी मानव सभ्यता को खत्म कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने क्या किया? ये डर के रहे। इन्होंने सोचा कि भाई पहली बात तो यह है कि जिससे हमें लाभ मिल रहा है उसको भी खुश रखना है, क्योंकि जीवन चलता रहे। दूसरी बात, ऐसी चीज कोई है जो हमें नष्ट कर सकती है, अब हमें वो भी खुश रखनी है, उसका भी ध्यान रखना। तो इसी प्रकार क्या होगा कि धीरे धीरे अब अनेक देवता हो जाएंगे। कोई देवता होगा जल का, कोई देवता होगा वर्षा का, कोई देवता बन जाएगा यहाँ पर पशुओं का। ठीक है, तो इसी प्रकार धीरे धीरे सभी चीजें विकसित होने लगेगी। हालांकि ये लोग सभी चीजों को मात्र नाम देंगे और उनकी आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। तो इस समय के लोग जिस प्रकार से दैवीय स्वरूप को स्वीकार किए, उन्होंने यहाँ पर यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान और गान इत्यादि इत्यादि मंत्रों का उच्चारण जो भी कार्य किया, तो उसी सबको उन्होंने क्या कर लिया? अब अंत में संकलित कर लिया। और उनके द्वारा संकलित किए गए ये ग्रंथ ही हमें क्या बिल्कुल वेद के रूप में प्राप्त हुए। ठीक है, तो सभी वेदों की बात हम लोग जर्नली पहले सोर्सेस वाले वीडियो में कर चुके हैं, सारी बात हो गई हम लोग की ना। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है इन वेदों में? तो ऋग्वेद सबसे पहला है। इसी वजह से हम देखते हैं कि यह पूरा कालखंड जो है वह दो भागों में विभाजित किया था। पहले काल को हम लोग वैदिक काल कहते हैं, दूसरे को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। पहला कालखंड जो है उसका समय हम समझते हैं तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। बताया जाता है कि पूरे का पूरा जो ऋग्वेद है यह इसी काल में लिखा गया, और इसका पहला और 10वां मंडल सबसे लास्ट में लिखा जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक इसी प्रकार उत्तर वैदिक काल, जिसका काल हम मानते हैं 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो बाकी जो तीनों के तीनों वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, वह इसी काल में लिखे गए। हालांकि हर एक वेद अपने आप में खास है, और एक वेद ऐसा है जो हमें यज्ञ की जानकारी देता है, धार्मिक अनुष्ठान की, दूसरा हमें गायन की जानकारी देता है, तीसरा हमको बताता है कि किस प्रकार से आप काला जादू, टोना, तंत्र, मंत्र कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक वेद अलग अलग जानकारी समाये हुए हैं। लेकिन उन्हीं वेदों में हमें देखने को मिल रहा है कि समाज की स्थिति क्या थी, यानी कि किस प्रकार से समाज में पुरुष को, महिलाओं को महत्व दिया गया था, किस प्रकार से सामाजिक संरचना बनी हुई थी, किस प्रकार लोग जीवन यापन करते थे, और उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थी। ये सभी बात भी हमें वहीं देखने को मिलती है। तो समझते हैं आगे क्या लिखा हुआ। आगे हमें यहाँ पता लग रहा है कि इस काल को आर्य सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाई भारत में पश्चिम की ओर से आर्य लोग आए। हालांकि जो हमारे अलग अलग विद्वान हैं वो मानते हैं अलग अलग इससे संबंधित तथ्य। कोई कहता है कि तिब्बत से आए, कोई कहता है आर्कटिक से आए, कोई कहता है मध्य एशिया से आए। ठीक है, और एक खास बात यहाँ पर देखने वाली यह भी है कि कोई खास ऐसा फैक्ट अब तक नहीं खोज पाए हैं। क्यों? एक टर्म अगर हम लोग समझे तो हमें यह पता लगता है कि भाई जो आर्य काल हम लोग पढ़ रहे हैं, आर्य सभ्यता पढ़ रहे हैं, किसके बाद? हड़प्पा सभ्यता के बाद पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में हमने देखा कि उसका जो काल था वह मुख्य रूप से 2550 ईसा पूर्व से लगभग 1700 ईसा पूर्व तक था। यह काल कब था? यह काल प्रागैतिहासिक काल के बाद में आया, और इसके बाद में वैदिक आए। तो हमें पता लगता है कि भाई कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के लिए भी आर्य ही जिम्मेदार थे। ये लोग, हम देखते हैं कि किस प्रकार पश्चिम से प्रवेश किए भारत में, और हम समझते हैं कि जिस प्रकार से एक समय हड़प्पा सभ्यता खत्म हो रही थी, उसी समय आर्य सभ्यता या वैदिक काल शुरू हो रहा था, उसका प्रारंभ हो गया था। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं इंटररिलेट करते हैं जो हमारे इतिहासकार हैं। बात इतनी क्लियर है? ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार क्या हुआ कि वेद जो काल था, वैदिक काल में आर्य पश्चिमी भारत से भारत में प्रवेश किए, और उसके बाद बाकी सभी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। हालांकि जो नाम आर्य है यह एक संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, और संस्कृत भाषा के अंदर इस शब्द को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, ये बात आप लोग को हमेशा ध्यान रखनी है कि हर एक नाम का एक अर्थ होता है। तो संस्कृत भाषा में जब हम देखते हैं कि आर्य लिखा मिलता है तो उसका मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन या उत्कृष्ट व्यक्ति। तो इस प्रकार जो संस्कृत जो हमारा शब्दकोश है वह आर्यों को किस कैटेगरी में रखता है कि ये लोग श्रेष्ठ थे, उत्तम थे, कुलीन थे और उत्कृष्ट थे, और इनके द्वारा किए गए कार्य इन्हें बहुत अधिक उत्कृष्ट बना देते हैं, श्रेष्ठ बना देते हैं। क्यों? क्योंकि इसी समय हम देखते हैं कि भाई जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण ग्रंथ यहीं पे लिखे गए, इसी काल में उनकी रचना हुई।
बात कितनी क्लियर है। यहाँ पर यही पता लगता है कि भाई यह अनुमान लगाना कठिन है कि आर्य एक ही नस्ल के थे या अलग अलग नस्ल के थे, या उनकी जो आरंभिक संस्कृति थी वह किस प्रकार थी। इन सभी चीज़ों को लेकर के कोई भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास नहीं है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भाई अलग अलग जो भी हमारे रिसर्चर्स थे उन्होंने अपना अलग अलग अनुमान दिया, माना कि अलग अलग जगह से आए थे। बट इस काल की खास बात यह है कि हमें लोगों के आने की जानकारी नहीं मिलती। हालांकि उनकी जो सामाजिक संरचना थी वह सभी बातें पता है, बट वे कहाँ से आए, किस प्रकार आए, वे क्या फैक्ट्स थे जिसकी वजह से वो है यहाँ तक आए या उनको आकर्षित किया गया। बात क्लियर है सारी। तो इसके मामले में थोड़ी जानकारी हम लोग के पास में कम है, ठीक है। तो मैं आप लोग को हमेशा ये चीज़ बताता हूँ कि इतिहास पढ़ना नहीं है, हमेशा उस काल में चले जाना है और समाज को, व्यवस्था को समझना शुरू करना है। जब आप ये सब ये काम करने लगेंगे ना, तो उसके बाद आप हिस्ट्री कभी भी नहीं भूलेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे चल रही है और आप बिल्कुल फोकस्ड होकर के आराम से सभी बातों को सुनिएगा, तो आपको अंत तक बहुत अच्छा नॉलेज कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यह महत्वपूर्ण बात सारी किसकी थी, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था वैदिक काल से संबंधित। और इस कालखंड को अब हम लोगों ने दो भाग में विभाजित किया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के आधार पर। तो इसी क्रम में आगे अब हम लोग जो भी समझेंगे वह इसी के आधार पर समझेंगे, ठीक है। ये एक छोटा सा जो हमारे पास में मैप है, कहाँ का है, उत्तर भारत का है। तो देखिए यह पूरी की पूरी स्थिति हम लोग समझे तो पता लगता है कि भाई यह क्षेत्र जो है यह भारत के बाहर वाला क्षेत्र है। अब स्थिति यही बताते हैं कि आर्य शुरुआत में इस क्षेत्र से आए होंगे, कई लोग मानते हैं कि इस प्रकार आए होंगे, ठीक है। तो उस समय की चीजों का मात्र अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि पिक्चर्स प्रॉपर नहीं है हम लोग के पास में। तो अनुमान के आधारित बताते हैं कि इस प्रकार से लोग भारत में आए। अगर इनका शुरुआती अध्ययन हम समझे, यानी कि ऋग्वैदिक काल समझे, तो बताते हैं कि ये लोग शुरुआत में आए और इस प्रदेश में बस गए। इस प्रदेश में बसने का सबसे बड़ा और मुख्य कारण अगर हम लोग जानते हैं तो पता लगता है कि यह क्षेत्र नदियों से संपन्न था और जो जल है वह शुरुआत से ही मानव के लिए अति आवश्यक अवयव रहा है, आज भी है, हम ये बात देख रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार इन्होंने सोचा कि जब नदियां इतनी सारी हैं और उस समय तो भाई इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था ना, तो सब जगह सिर्फ वृक्ष ही वृक्ष हुआ करते थे, है ना। जंगली जीवन चलता था उस समय पूरा का पूरा, और मानव जो है वह जानवरों के बीच ही रहा करता था, ठीक है। हालांकि दोनों एक दूसरे से डरते थे, लेकिन मनुष्य ने शुरुआत में देखा कि हर एक पशु से नहीं डरना है। हालांकि जो जितने भी जीव हैं वैरायटी तो बहुत सारी है इनमें, लेकिन सबसे नहीं डरना। उसने देखा एक दिन कि भाई यह मनुष्य खुद खाना खा रहा था, खाना खाते खाते इसने देखा कि कुत्ता आ गया इसके पास, आके बैठ गया। अब कुत्ता भी खाना मांग रहा है। अब इसको वहां पे एक चीज महसूस ये हो गई कि ये ना तो मुझसे डर रहा है और ये ऐसा भी नहीं है कि मुझ पे हमला कर रहा है, यानी कि ये ऐसा जीव है जिसके सामने मैं सुरक्षित हूं। उसको कुत्ते पे विश्वास हो गया, कुत्ते को इंसान पे विश्वास होने लगा। ऐसे ही बिल्ली आई, पता लगा कि उसको भी खाना चाहिए, इसके अलावा उसको कोई मतलब नहीं है और धीरे धीरे आपसे जुड़ जाएगी तो वो आपके साथ ही रहेगी। फिर बाद में उसको पता लगा कि गाय ऐसा जीव है जिसके माध्यम से दूध प्राप्त किया जा सकता है, अच्छा पदार्थ है, पेय पदार्थ है, प्रयोग किया जा सकता है जीवन में। तो धीरे धीरे जब इंसान समझने लगा ये बात कि हर एक जीव इंसान से नहीं डरता और हर एक जीव इंसान को मारता भी नहीं है, तो उसने जो कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, गाय, इन सभी को फिर उसने पालना शुरू कर दिया और अपने ही जीवन में शामिल कर लिया। हालांकि चीजें एक्सचेंज थी, कुछ चीजें वो देते थे तो लेते भी थे, यह प्रॉपर सिस्टम बना हुआ था। बट धीरे धीरे इस प्रकार से पशुपालन का प्रचलन भी आगे बढ़ा। तो यही वह समय था जब उसने जल के कारण इस क्षेत्र में अपना निवास स्थापित किया और धीरे धीरे पशुओं से जुड़ना शुरू कर दिया। हालांकि एक खास बात हम शुरुआत से देख रहे हैं कि पाषाण काल में भी जो जीवन था वह शिकार पर निर्भर था, यानी कि जानवर देखा और मार दिया और उसके बाद उसको खाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो गई थी। हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन का प्रचलन था, हम लोगों ने देखा, और शहरी सभ्यता थी तो अपने आप में खास थी। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वैदिक काल का, वो कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे कि उत्तर भारत के पश्चिमी क्षेत्र तक सीमित रहेगा, लेकिन धीरे धीरे लोग आगे विकास भी करेंगे। क्यों? क्योंकि इस काल को लौह युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो इसी कारण क्या होगा, लोहा अपने आप में एक ठोस धातु है जिसकी वजह से इंसान को यहाँ पर अब पेड़ काटने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो ठोस धातु मिल जाएगी, पेड़ वगैरह काटेगा, स्थायी जीवन शुरू करेगा, अच्छे से रहेगा, फिर खेती शुरू हो जाएगी बढ़िया से। क्यों? क्योंकि लोहे से आप जमीन को अच्छे से उसको आगे कार्य कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं उसके ऊपर, और जब यह सभी आप कार्य करेंगे, फसल बोएंगे, तो फिर एक स्थायी जीवन प्रॉपर हम लोग देखेंगे अब यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ऐसा हुआ कि कालखंड बदलेंगे लेकिन जगह वही रहेगी। हमने देखा ना कि हड़प्पा सभ्यता पूरी बनी, एक ही सिस्टम था, फिर पूरी एक तरह से खत्म हो गई, फिर कुछ नया शुरू हुआ। तो अब ऐसा काम नहीं होगा, अब प्रॉपर सब चीजें जो है वो पैटर्न में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इस क्षेत्र में आर्य रहे,
आकर के, तो शुरुआत में हम देखते हैं जब ग्रंथों को पढ़ते हैं, वेदों को जानते हैं, तो पता लगता है कि 7 नदियों वाले प्रदेश में आर्य रहा करते थे, तो इसीलिए उस क्षेत्र को सप्त संधावत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बात इतनी क्लियर है, तो इसलिए इसको 7 नदियों का प्रदेश यानी कि सप्त संधावत क्षेत्र कह देते हैं। ठीक है, अब ये 7 नदियां कौन कौन सी थी, ये नाम भी आप लोग को पता होना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने कई बार देखा है कि एग्जाम में यह पूछ ली जाती है। और खास बात, यूपी का जो पीसीएस एग्जाम है ना भाई, यहाँ तो ये सभी चीजें रेगुलर आती ही हैं। कई बार तो आपसे पूछ सकता है प्राचीन नामों से मिलान करना है, या कौन सा नाम किसका था, किसी भी रूप में आपसे ये बातें पूछी जा सकती हैं। तो प्रमुख नदियों में पहला नाम सिंधु। ठीक है, सिंधु आज भी है, हम लोग देखते हैं। इसके अलावा दूसरी नदी जिसकी बात की गई है वह सरस्वती है, सरस्वती का प्राचीन नाम सरस्वती। इसके अलावा शतुर्दी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पर हम लोग को पता लगता है कि सतलज का प्राचीन नाम शतुर्दी है। इसके अलावा रावी नदी जो हम लोग आज देख रहे हैं उसका पुराना नाम परुष्णी, व्यास नदी का पुराना नाम विपाशा, चेनाब नदी का पुराना नाम अस्किनी और झेलम का पुराना नाम वितस्ता। यह सभी नदियां अपने आप में आर्यों से संबंधित थी मुख्य रूप से, और उस समय इनको अलग अलग नदियों से जाना जाता था। ठीक, कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन ऐसा था कि जिन लोगों ने रिसर्च की तो उन लोग को ना ये सभी नाम मिले। अब जब उन लोग को ये सब नाम मिले तो उन्होंने खुद चीज़ों का लॉजिक लगाया, चीज़ों को ऐड ऑन किया और समझा कि भाई ये इस प्रकार इतिहास में थी, तो उन्होंने इस प्रकार सभी डिटेल हम लोग के सामने प्रेजेंट कर दी। ठीक है, तो चलिए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और अन्य बातों को समझते हैं। तो हमें पता लगता है कि ऋग्वेद में नदियों का नाम बार बार आया है, और जब ऋग्वेद को पढ़ा जाता है तो पता चलता है कि इसमें 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। हालांकि इन 25 नदियों में कुछ नदियों को खास भूमिका दी गई थी, जैसे कि सिंधु नदी, इसका बार बार उल्लेख आया है और बताते हैं कि 36 बार इसको मेंशन किया गया। हालांकि गंगा नदी को उस समय कोई खास वरीयता नहीं दी जाती थी, तो इसलिए पूरे ऋग्वेद में सिर्फ इसका एक बार ही उल्लेख है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। तो इससे यह पता लगता है कि ये जो नदियां थी इनको इनके महत्व के आधार पर कम या ज्यादा बार लिखा गया। जैसे कि सबसे ज्यादा महत्व हमें पता लग रहा है किसका, सिंधु नदी का उस समय रहा होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि भाई कबीलाई व्यवस्था पे आधारित थी पूरी की पूरी सभ्यता। ठीक है, नदियां तो चल रही थी, तो नदियों के पास ये लोग निवास करते थे, और हम लोगों ने पढ़ा जाना समझा था कि सिंधु नदी तो मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता से भी संबंधित थी। ठीक उसी प्रकार जब कबीलाई व्यवस्था होगी तो ये लोग नदियों के पास ही जीवन यापन करेंगे, उसके आसपास अपने तंबू टेंट जो भी ये लोग बनाते थे ना, वह सभी चीजें अपने झोपड़े उपड़े बना करके इसके पास पास ही रहेंगे। खास बात क्या है कि मिलजुल के रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप मिलकर रहेंगे तो ही आप जंगली जीवन में सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी अगर शेर आ गया, बाघ आ गया, आपको तुरंत वहां पे भाई पकड़ लेगा, उसका डिनर हो जाएगा बढ़िया से। ठीक है, और साथ में उसके 2-4 लोग और आएंगे, फिर वो भी डिनर करेंगे आप लोग से। तो ऐसी स्थिति में क्या था कि इन लोगों ने ये बात समझ ली थी कि भाई सामूहिक जीवन जीना जरूरी है। ठीक है, अब सामूहिक जीवन को ही प्राथमिकता देते हुए इन लोगों ने क्या किया कि भाई अब शुरुआत में इन्होंने शुरुआत की कबीलाई व्यवस्था की, यानी कि किसी एक व्यक्ति को जिसको देख के लगता था कि ये थोड़ा सा बलशाली है, इसमें अधिक ताकत है, ये हमारे लिए लड़ सकता है आगे जाके, तो उन्होंने क्या किया कि भाई उसको प्रमुख बना दिया और उसको टैग दे दिया कि आप ही हमारे राजन हैं। तो अब आप राजन हो गए तो जिम्मेदारी बढ़ गई। अब आपको ही भरण पोषण का ध्यान रखना है, बच्चों को ठीक रखना है, महिलाओं की सुरक्षा करनी है, और साथ साथ जितने भी कबीले के अंदर लोग हैं भाई उन लोग को अच्छा जीवन देना, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी। अब जब हम देख रहे हैं कि कबीलाई व्यवस्था शुरू हुई, ठीक है, अभी यह एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी चीज एक बार में बहुत अच्छे स्तर पे नहीं पहुंचेगी। अब अच्छे स्तर तक जाने के लिए उसको समय लगेगा। समय कैसे लगेगा कि ये आप समझ सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, राजतंत्र का। ठीक है, यानी कि जो राजतंत्र की शुरुआत हुई बहुत छोटे स्तर पे हुई थी। इस प्रकार से कबीले में कार्यक्रम शुरू हुआ। ठीक है, उस समय कबीले को जन के रूप में जाना जाता था। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो एक समय ऐसा होगा कि धीरे धीरे राजा का महत्व बढ़ेगा, तो उसके बाद जनपद काल, महाजनपद काल शुरू हो जाएगा। बात इतनी क्लियर है आप लोग को? ओके, तो बताते हैं कि उस काल में 5 प्रमुख कबीले हुआ करते थे, जिनको अनु, द्रुह्य, पुरु, तुर्वस तथा यदु कहा जाता था। यह 5 आर्य कबीले थे। इसी टर्म में यहाँ पर हम लोग को एक खास बात यही पता लगती है कि जो 5 आर्य थे उनका 5 अनार्यों से युद्ध हुआ, जिसको दाशराग्य युद्ध के रूप में जाना जाता है, और इसमें सुदास की विजय हुई थी। बाद में फिर भारत और पुरु में संधि हो गई, कुरु बन गए, और भारत का जो क्षेत्र इनके अंडर आया करता था उसको इन्होंने फिर बाद में भारत कहना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ ही हमें पता लगता है कि धीरे धीरे जब भारत में आर्यों का प्रचलन बढ़ जाता है तो पूरे भारत को आर्यवर्त का टैग भी दे दिया जाता है। ठीक है,
तो इसी क्रम में पता लगता है कि इस समय लड़ाई हुई थी, कबीला व्यवस्था थी। हालांकि इस समय स्थायी सेना का प्रचलन नहीं था। ऐसा नहीं था कि जो कबीली व्यवस्था, ये लोग प्रॉपर एक सेना रखते थे, प्रशिक्षण देते थे, हथियार उपलब्ध करवाते थे, नहीं। जो कबीले के पुरुष हुआ करते थे उन्हीं के माध्यम से सेना बनती थी। तो यानी कि कबीले का सरदार, उसका भी अपना परिवार होगा, बाकी लोग भी परिवार में होंगे, तो उन्हीं परिवार के जो पुरुष थे वही एक प्रकार से सेनानी हुआ करते थे। और जब लगता था कि कबीले के ऊपर संकट आ गया है, कोई और हमला कर दे रहा है या फिर जीवन अब खतरे में है, तो महिला, बच्चों और स्वयं की सुरक्षा के लिए सारे पुरुष आगे आके लड़ाई किया करते थे। पता लगता है कि जो परिवार की सबसे छोटी इकाई थी, ठीक है, उसको इस समय कुल कह दिया जाता था। यानी कि पूरे का पूरा जो क्षेत्र था, कबीला, उसकी सबसे छोटी इकाई परिवार कहलाती थी, जो आज भी कहलाती है। जनरली उस समय उसको कुल का रूप दे दिया जाता था, कुल कहा जाता था। और जो परिवार का स्वामी होता था उसको कुलपति या कुलप कहते थे उस समय। इतनी बात क्लियर है आप लोग को? तो ये कुछ खास फैक्ट्स ऋग्वेद से संबंधित थे। बात क्लियर है आप लोग को? ठीक है। हालांकि इस समय के जो युद्ध चल रहे थे, उन युद्धों में घोड़े का महत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, बताते हैं कि ये लोग मध्य एशिया से आए, मध्य एशिया से आने की वजह से ही यहाँ पर घोड़ों का प्रचलन अधिक हुआ। हम लोग कभी भी इतिहास पढ़ेंगे तो हम देखेंगे आगे कि किस प्रकार से प्राचीन काल में मध्य एशिया के घोड़ों का विशेष महत्व था और जहाज़ों के माध्यम से घोड़ों का भारत में इंपोर्ट भी किया जाता था। ये सब चीज़ें भी हमें आगे पढ़ने को भी मिलेगी। ठीक है, लेकिन अभी स्थायी सेना नहीं है, बट ये लोग अपने जीवन में इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आगे जब हम लोग बढ़ जा रहे हैं तो हमें यहाँ पर ऋग्वेद से संबंधित और बातें पता लग रही है। जैसे कि ये जो लोग थे मुख्य रूप से प्रकृति और पशु की पूजा करते थे, जो बात आपको मैं क्लियर कर गया हूँ। जिससे लाभ मिल रहा है, जिससे डर लग रहा है, वही अब ईश्वर है। तो जिससे डर लग रहा है उसको खुश करना है, जिससे लाभ मिल रहा है उसको भी खुश करना, ताकि वह सभी कार्यक्रम चलते रहें। ठीक है, तो यही वही कॉन्सेप्ट था। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि भारत का जो मानसून है, जो जलवायु है, वह विविधताओं से भरी हुई है। तो अब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, अगर कोई आपको बताए कि भाई मार्च में या अप्रैल में आप लोग पूजा करें और आप पूजा अर्चना करते हुए यह कहें कि भाई वर्षा हो जाए, क्या वर्षा होगी? नहीं, रेयरली तो देखते हैं कि हो जाती है, बट अगर आप चाहें कि रेगुलर अच्छी वर्षा हो फसल के लिए तो वह ज़रूरी नहीं है। ठीक, इस प्रकार क्या होता था कि एक समय लोगों ने पूजा की पर वर्षा नहीं हुई, तो लोगों ने सोचा कि लगता है देवता नाराज़ हो गए हैं, फिर वर्ष पूजा करेंगे, बलि दे देंगे। ठीक है, कोई नर बलि देगा, कोई पशु बलि देगा, तो उसके बाद कभी ऐसा होगा कि एक दो दिन में क्या होगा, वर्षा हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि उन सभी लोगों को ये लगने लगेगा कि ईश्वर को ये सभी चीज़ें चाहिए। तो इस प्रकार क्या होगा, पशु बलि, नर बलि, इन सभी जो प्रचलन शुरू हो जाएगा। यानी कि जिस घटना से इंसान को महसूस होगा कि ईश्वर को चाहिए, जैसे कि आपने पशु बलि दे दिया आज, अब तुरंत तो ऐसा नहीं है कि वर्षा हो जाएगी, तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में वर्षा हो गई। आपको लगेगा कि हमने इसको यहाँ मारा, इसकी बलि यहाँ दी, लेकिन इसको ईश्वर तक पहुंचने में थोड़ा समय लगा। जब ये सभी चीजें ईश्वर तक पहुंच गई तो ईश्वर प्रसन्न हुआ, जिसके बाद उसने वर्षा करवा दी या हमें फसल दी, गेहूं उगाए, इत्यादि इत्यादि सभी चीजें कार्य हुए। तो इस प्रकार से सारा जो प्रचलन है देवीय कर्मकांडों का या धार्मिक जो भी अनुष्ठान है वो इस प्रकार से ही विकसित हो जाते हैं। तो लोग प्रकृति की पूजा कर रहे हैं और पशु की पूजा भी यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, स्त्रियों की जो स्थिति थी यहाँ पर अच्छी थी, यानी कि महिलाओं का समाज अच्छा बना हुआ है, महिलाओं का समाज में महत्व है, उनकी भूमिका बनी हुई है, वह अपने लिए पति चुन पा रही हैं या कभी कहीं फैसले लिए जा रहे हैं तो उस सभा के अंदर वह भी एक सदस्य के रूप में भूमिका निभा दे रही हैं, परिवार में भी उनकी बातचीत सुनी जा रही है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे हम लोग उत्तर वैदिक काल में जाएंगे ना, वहाँ पर स्थिति अब महिलाओं की गिरनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो महिलाओं की स्थिति निरंतर गिरेगी और समाज पूरा का पूरा पुरुष प्रधान हो जाएगा और पुरुषों की सर्वोच्चता स्थापित हो जाएगी। बात क्लियर? तो यहाँ पर हमें यही पता लग रहा है कि गायों का यहाँ विशेष महत्व था। अब गाय का जो महत्व था यह मुख्य रूप से सामाजिक था और धार्मिक था। सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से गाय को विशेष पशु और पवित्र पशु माना जाता था। लेकिन साथ साथ में हम देखें तो यहाँ पर दूसरा पशु था जिसका नाम था घोड़ा। तो घोड़े का भी विशेष महत्व था। क्यों था? क्योंकि भाई घोड़ा उस समय युद्ध में काम आया करता था, लड़ते झगड़ते थे या कहीं पे आना जाना है तो घोड़े के माध्यम से सरल था और इजीली आप लोग जा पा रहे थे। तो यह बात खास है। इसी क्रम में यहाँ पर हम लोग को पता लग रहा है कि सारी व्यवस्था कृषि आधारित है, यानी कि आप फसल भी बोएंगे और काटेंगे और उससे जो अनाज मिलेगा उससे जीवन यापन करेंगे। लोहे का प्रयोग शुरू हो जाएगा, तो लोहे का प्रयोग शुरू होने से विस्तार भी बढ़ेगा। यानी कि हम शुरुआत में देखते हैं कि जो आर्य भारत में आए उन लोगों ने भारत के पश्चिम से प्रवेश किया, लेकिन आकर के यहीं फंस गए। अब आके यहाँ फंस गए तो उनको फिर बाद में लोहा मिलेगा। अब जब लोहा मिल जाएगा तो उसके बाद उसको वो पीटेंगे, पीटने के बाद कुल्हाड़ी बनाएंगे, पेड़ काटना शुरू करेंगे और जब वह पेड़ काटना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे पेड़ कटेंगे और वे एंट्री करते जाएंगे भारत में और धीरे धीरे वो आगे के क्षेत्र को कवर करते हुए बढ़ेंगे। बात इतनी क्लियर है आप लोग को? तो लोहे को मिलना
यानी कि जब लोहा मिला तो उस वह विस्तार का एक बड़ा कारण था। और अब भारत में सभी चीज़ स्थापित होंगी, अच्छे अस्त्र शस्त्र तैयार किए जाएंगे, लोहे के माध्यम से एक अच्छी सेना, स्थायी सेना भी इसी कारण ही विकसित होगी यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि लोगों के घरों में भी फिर लोहे का प्रयोग होने लग जाएगा। हालांकि जो वैदिक काल था इसमें जो लोगों के घर थे यह कैसे थे, मुख्य रूप से लकड़ी के बने हुआ करते थे, लकड़ी और पत्थर से ही। ठीक है, क्योंकि अभी ये लोग ना लोहा इनको मिला है तो छोटे छोटे हथियार बनाएंगे, बाद में पता लगेगा कि भाई बहुत सारा लोहा गलाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको एक शेप देनी पड़ेगी जिसके माध्यम से अच्छे और ऊंचे भवन बनेंगे। इस काल की धार्मिक विशेषता एक ये भी थी कि 3 देवता प्रमुख थे। इस समय जो महत्व था वह इंद्र का था। क्यों? क्योंकि इंद्र वर्षा के देवता हैं और वर्षा ही हम लोग की प्रकृति के मुख्य कारक हैं। ठीक है, अग्नि की भी भूमिका थी क्योंकि लोग अग्नि से डरा करते थे। इसके अलावा तीसरे थे वरुण। ठीक है, तो इन तीनों देवताओं की ऋग्वेद में खास भूमिका थी, इस काल में खास महत्व इनको दिया जाता था। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो भाई यहाँ पर अब इनका जो महत्व है वह गिर जाएगा। उत्तर वैदिक काल में इनको नहीं पूछा जाएगा, वहां पे अब रुद्र आ जाएंगे, पुरंदर आ जाएंगे। ठीक है, और साथ साथ में फिर वहां पे हमको कुछ नए धार्मिक व्यवस्था, कुछ नई सामाजिक व्यवस्था समझने देखने को मिलेगी। ठीक है, बात क्लियर है। तो एक खास फैक्ट यहाँ पर ऋग्वेद का यह भी है कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त के अंदर चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है। चारों वर्ण वही ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। हालांकि इस काल में बताते हैं कि पहली बात तो यह है कि पहला और 10वां मंडल सबसे आखिर में लिखा गया, यानी कि ये बात सबसे आखिर में आई, यानी कि चारों वर्ण उस समय प्रचलन में आए जब हम लोग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़ रहे थे। शुरुआत हुई, देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में यह सभी चीजें अपने शिखर पे पहुंच जाएंगी। बात क्लियर है। तो जो प्रमुख विशेषताएं थी इस काल की वह सभी विशेषता मैं आप लोग का डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो भी स्थिति थी वह सभी आप लोग को बता दी है। यह वह बातें हैं जो मुख्य हैं और आप इनको अपने एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं। हालांकि बातें और भी बहुत सारी अनेक हैं, लेकिन जो बातें जरूरी थी बताना वह मैंने आप लोगों के साथ यहाँ साझा कर दी है। ठीक है, आगे थोड़ी सी बात आप लोग उत्तर वैदिक काल की कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में चीजें बदल गई और इतनी ज्यादा बदल गई कि दोनों काल को बांटना जरूरी हो गया। तो हमें यहाँ पता लगता है सबसे मुख्य चीज कि भाई इस काल में जो 3 वेद थे वे हमें जानकारी दे रहे थे। इसके अलावा इसके जो 7 के और भी ग्रंथ थे, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग इत्यादि इत्यादि, वह सभी भी इसी काल में तैयार हुए। अब इस काल में क्या होगा, लोहे के उपयोग में बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी, यानी कि जो हमें ऋग्वेदिक काल में मिला था अब उत्तर वैदिक काल में लोग उसका प्रयोग शुरू कर देंगे और उसके अस्त्र शस्त्र बनाना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। वर्ण व्यवस्था का निरंतर इस काल में ही विकास होगा और इस काल में ये बात समझ ली जाएगी कि भाई समाज के 2 वर्ण उच्च हैं, यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय उच्च हैं और वैश्यों और शूद्रों की जिम्मेदारी है कि भाई वे आगे उच्च वर्ण की सेवा करें। तो इस प्रकार शूद्रों का स्तर सबसे निम्न हो जाएगा और वह बाकी तीनों वर्णों की सेवा करेगा। वैश्यों को जिम्मेदारी दे दी जाएगी कि आप व्यापार करें, चीजों को बेचे खरीदें। क्षत्रियों को बोल दिया जाएगा कि आप पूरे की पूरी प्रजा की रक्षा करेंगे और ब्राह्मणों के पास दायित्व आ जाएगा कि आपने उपदेश देना है और समाज को अच्छी राह पर ले जाना है। बात क्लियर है सभी को। तो यह सारा सारा कार्य अब इसी काल के अंदर होगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां से चीजें बदल जाएंगी। इसी वजह से क्या होगा कि जब सब चीजें बदलेंगे तो यहाँ अब देवी देवता बदल जाएंगे, महिलाओं की स्थिति अब यहाँ से गिरना शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ बताते हैं कि अब राजनीतिक जीवन की स्थापना की शुरुआत हो जाएगी। कैसे? अब आपके पास लोहा आ गया, अब अस्त्र शस्त्र आप बनाएंगे तो आपको लगेगा कि अब इसके माध्यम से लड़ा जा सकता है, बढ़िया से तलवार आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इसी वजह से जनपद शुरू हो जाएंगे। जनपद छोटे राज्य, मतलब वह अब स्थापित होने शुरू हो जाएंगे। तो जो कबीला टर्म था हम लोगों ने ऋग्वेद में देखा, अब वह कबीला धीरे धीरे जनपद की ओर बढ़ेगा। राजा अपने आप को अब विशेष महत्व देने लग जाएगा, यानी उसको लगेगा कि मैं पूरा कबीला चला रहा हूँ, उनके बीवी बच्चों की मैं ही सुरक्षा कर रहा हूँ, तो खास हूं मैं इन लोग के लिए। तो अब उसके लिए सिंहासन, एक भवन और स्थायी सेना का विकास धीरे धीरे शुरू होगा और वो धीरे धीरे लोगों को अपॉइंट करेगा कि व्यवस्था क्या चलाई जाए। तो फिर वो अलग अलग अधिकारी नियुक्त करेगा, दायित्व देगा कि आप सेना संभालें, आप कोष संभालें, आप ज्ञान बांटें और आप हमें मार्ग दिखाएं, इत्यादि इत्यादि। एक को न्याय करने के लिए बोल देंगे। ठीक है, मतलब न्याय राजा ही करेगा लेकिन वो मार्ग दिखाएगा कि आप किसको किस प्रकार की सजा दे सकते हैं। ठीक है, तो यह सभी चीजें आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकार राजा आएगा और वह अन्य अधिकारी नियुक्त करेगा, सेनानी होगा, सेना का दायित्व दे देगा उसको। एक व्यक्ति होगा सूत। यदि आप लोगों ने कभी महाभारत देखी है टीवी में तो वहां पर एक उल्लेख होता है बार बार कर्ण के लिए। कर्ण को सूत पूत कर्ण कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुरुआत में हमें ये बात तो पता है कि भाई कुंती के माध्यम से उसको त्याग दिया गया था, लेकिन जिसने उसका पालन पोषण किया, भरण किया, तो वह परिवार एक सूत परिवार था। यानी कि उसका जो पुरुष मुखिया था वह राजा महाराजाओं के घोड़े चलाया करता था या उनके रथ को मार दिखाया करता था।
ठीक है, तो उस व्यक्ति को ही सूत कहा जाता था। तो सूत कौन होगा? राजा का सारथी, जो राजा का रथ संभाले और रथ पे साथ बना रहे। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जब युद्ध हुआ था महाभारत में, हम लोगों ने देखा था कि जब पूरा मुख्य युद्ध जो था वह हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो वासुदेव कृष्ण ही अर्जुन के सारथी बने थे। ठीक है, इसी क्रम में हमें यहाँ पता लगेगा कि एक व्यक्ति को ग्रामणी नियुक्त कर देंगे। कौन? यह गांव का मुखिया होगा। आगे हम लोग यहाँ पर यह भी देखते हैं कि इसके अलावा कुछ और पद भी होंगे, जैसे कि एक व्यक्ति भागधु, जिसको कर संग्रहता कहा जाएगा। यह क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, अभी यूपी पीसीएस प्री में यह पूछा गया था। कब? 2023 वाले में ही। तो इसी वर्ष यह प्रश्न आया था, बिल्कुल सीधा सीधा यही पूछा था कि भागधु किससे संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा एक और व्यक्ति होगा संग्रहिता, जिसको कोष के दायित्व दिया जाएगा, कहेंगे कि आप फंड संभालिए हमारे। ठीक, 16 संस्कार जो हैं वह भी इसी काल में प्रचलित हो जाएंगे। चारों आश्रम भी हमें यही देखने को मिलेंगे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, वह चारों के चारों आश्रम यहीं पे आगे। और सबसे जो पहला उल्लेख है इसका जबला उपनिषद में मिलता है, यानी कि यह एक इंपॉर्टेंट ऐसा फैक्ट है जो आपसे आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूरी संभावना है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आश्रम जो है वह हमारे 4 हैं, लेकिन 4 आश्रमों में से 3 आश्रम जो प्रारंभिक है उनका उल्लेख जबाला उपनिषद में मिलता है। तो क्वेश्चन की पृष्ठभूमि को समझते हुए आप लोग को उत्तर देना। यदि आपसे पूछे कि वह जो हमारे आश्रम है उनका पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, तो बिल्कुल जाबालोपनिषद में सही है इसका उत्तर। लेकिन यदि वह आपसे यह पूछ रहा है कि चारों आश्रमों का पहला उल्लेख कहाँ मिल रहा है, तो आपको छांदोग्य उपनिषद ही उत्तर में लगाना है। तो चारों के चारों जो आश्रम है वह यही देखने को मिले पहली बार, लेकिन आश्रम की जो प्रथा थी वह जाबालोपनिषद ने शुरू कर दी थी। बात क्लियर है? इस काल में बहुविवाह का प्रचलन हो जाएगा, यानी कि लोग अनेक शादी करने लगेंगे। ठीक है, तो पुरुष भी देखने को मिलेगा कि भाई अनेकों अनेक पत्नियां रख रहा है, किसी की 5 हैं, किसी की 10 हैं, मर्जी है भाई, जितनी संभाल सको, जितनों का दायित्व ले सको। ठीक है, इसके अलावा विधवा विवाह अभी इस काल में चल रहा था, यानी कि अगर किसी महिला के पति की जब किसी प्रकार से मृत्यु हो जाती थी तो ऐसी स्थिति में भाई उसको यह अनुमति थी कि आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। दहेज प्रथा का उल्लेख अनेकों अनेक बार मिला है, लेकिन वह प्रचलन आज की भांति नहीं था। ऐसा नहीं था आपसे कोई कहेगा कि भाई मुझे चाहिए पूरे 5 लाख, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं था। दहेज प्रथा चल रही थी, लेकिन उस समय जो महत्व था वह पशुओं का हुआ करता था। बड़ी संख्या में पशुओं का हस्तांतरण होता था दहेज के रूप में, और सेना दी जाती थी। जब जनपद काल हो जाएगा तो सेना का हस्तांतरण भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पशुओं को इस समय विशेष महत्व दिया जाता था, आर्य लोग उनकी पूजा करते थे, तो ऐसी स्थिति में पशुओं को दहेज के रूप में बड़ी मात्रा में यहाँ देखने को मिलता है कि दिया जाता था। कृषि व्यवस्था थी, कृषि तो हो ही रही है, लगातार आगे बढ़ेगी, पशुपालन लोग लगातार बढ़ाएंगे और इससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब इस काल में जो देवता थे वह अब इंद्र नहीं रहे, वरुण नहीं रहे, अग्नि नहीं रहे, तो कौन? प्रजापति आ गए, रुद्र आ गए और विष्णु आ गए। अब यह मुख्य देवता हो गए। अब यही मुख्य देवता रहेंगे और इन्हीं की मुख्यता के आधार पर आगे हम लोग देखेंगे कि गुप्त काल में अब आगे मूर्ति कला विकसित होगी और मंदिर बनेंगे और इन्हें विशेष स्थान वहां पे दिया जाएगा। ठीक है, हम तभी से देखते हैं कि शिव आज भी विशेष बने हुए हैं, विष्णु आज भी विशेष है। बात सारी क्लियर है आप लोग को? तो ऋग्वेदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी सारी आप लोग के सामने थी। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई तो आपको वैदिक काल समझा दिया गया है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित जो भी प्रमुख विशेषताएं थी वो भी बता दी गई हैं। अब चलते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की ओर। तो किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में वैदिक संस्कृति विकसित हुई और कौन कौन से स्थल संबंधित है एक बार जान लेते हैं। तो प्रमुख स्थलों में जो नाम आते हैं वह नाम है भाई अहिच्छत्र, अतिरंजखेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कौंपिल्य। यह प्रमुख स्थल है उत्तर प्रदेश के जो मुख्य रूप से वैदिक काल से संबंधित हैं, और जब यहाँ खुदाई हुई तो यहाँ से वैदिक काल के साक्ष्य प्राप्त हुए। दूसरी बात, जो हमारे ग्रंथ थे वेद काल में जो लिखे हुए, उन ग्रंथों में भी इन स्थानों का उल्लेख किया गया है। और एक टर्म हम लोगों ने शुरुआत में ही समझ ली थी कि भाई आर्य कहाँ से आए? पश्चिमी क्षेत्र से उन्होंने प्रवेश किया और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश तक पहुंचना सरल है ना? उत्तर में ही तो है उत्तर प्रदेश, तो इसीलिए यहाँ तक ये लोग इजीली पहुंचे और यह सभी क्षेत्रों तक इन लोगों ने पहुंचकर अपने जीवन यापन किया। इतनी बात क्लियर है? तो लोह युगीन संस्कृति के यहाँ से अवशेष मिले हैं, जिस वजह से माना गया कि भाई यह स्थल भी आर्यों से या वैदिक काल से संबंधित है। बताते हैं कि भाई जो भी ग्रंथ हम लोग को वैदिक मिले हैं या जो भी वैदिक साहित्य हमारे, उन सभी ग्रंथों में हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जगह पे एक टर्म यूज हुई है मध्य देश।
तो ऐसा माना जाता है कि आर्य लोग उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, हालांकि ये आज जैसा नहीं रहा होगा, ये बात पे हम सहमति रखते हैं और ये जरूरी भी है। ठीक है, आप लोग को कभी ऐसा नहीं मानना है कि जैसा उत्तर प्रदेश हम आज देखते हैं बिल्कुल ऐसा पहले रहा हो, नहीं, हो सकता है इसकी भौगोलिक सीमा कुछ ऊपर नीचे रही हो। क्या पता, हम लोग यहाँ पे यह भी देख सकते हैं कि मुख्य रूप से अगर पश्चिमी क्षेत्र शामिल है तो क्या पता पश्चिमी क्षेत्र को उन्होंने ये नाम दिया हो। तो कुछ भी क्लियर नहीं है, अनप्रेडिक्टेड है, बस समझते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पता लग रहा है कि जब यह क्षेत्र शामिल थे तो इन क्षेत्रों वाले जो प्रदेश था उसको आर्य मध्य देश के रूप में जानते थे। यहाँ पर एक खास बात यह भी है कि भाई इसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुरु, पांचाल, काशी जैसे राज्य शामिल थे। ठीक है, यानी कि यहाँ तक ये लोग फैल गए थे, विस्तृत हुए थे। कैसे? धीरे धीरे पता लगता है ना कि लोहा आया, फिर हथियार बनाने शुरू किए, धीरे धीरे पेड़ काटते गए, जंगल कटेंगे और इनका विस्तार शुरू हो जाएगा और मानवीय संस्कृति धीरे धीरे अब स्थापित होगी और स्थायी जीवन जिएगी और अब धीरे धीरे राजतंत्र की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि लोह युगीन संस्कृति के अधिकांश स्थल मध्य देश यानी कि ऊपरी गंगा घाटी क्षेत्र से स्थित हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में काफी महत्व था आर्यों का और इन्होंने एक लंबा जीवन यहाँ पे जिया है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं तो पता लगता है कि भाई यहाँ पर सतलुज से गंगा नदी तक यह क्षेत्र विस्तृत माना जाता था, यानी कि काफी बड़े क्षेत्र में ही यह पूरा का पूरी संस्कृति फैली हुई थी। ठीक है, लेकिन यह भी माना जाता है कि हालांकि सतलुज से गंगा नदी के बीच आर्य रहा करते थे किंतु अन्य क्षेत्रों में विस्तृत थे, ऐसा नहीं कि यहीं पे ही सीमित रह गए। जैसे कि हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित थी, लेकिन आर्यों के मामले में यह बात नहीं मानी जाती। तो ऐसा एक्सेप्ट करते हैं कि यह काफी लंबा विस्तार इन लोगों ने कर लिया था। इसके अलावा हस्तिनापुर, अतिरंजी खेड़ा काफी खास है। बताते हैं कि इनके यहाँ पे जो उत्खनन किए गए वहाँ पे लोह धातुमल और भट्टियां भी मिली है। ठीक है, तो यानी कि लोह धातु से हथियार बनाने का जो कार्य था यह यहाँ पर किया जाता था हस्तिनापुर और अतिरंजी खेड़ा में। साथ साथ यह भी पता लग रहा है कि भाई यहाँ पे भट्टियां थी, क्यों? क्योंकि यहाँ लोहे को लाया जाता था, गलाया जाता था और उसके बाद उसको किसी अस्त्र का रूप दिया जाता था या कुछ और रूप देकर के उसको किसी न किसी तरह से आगे प्रयोग में लिया जाता था। बात क्लियर है सारी। तो उत्तर प्रदेश में खास भूमिका निभाई आर्यों ने आकर के और यहाँ की भूमिका अपने जीवन में प्रयोग किया लंबे समय तक। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते तो हमें यहाँ पर यह भी देखने में मिलता है कि लोहे को गलाकर अलग अलग आकार प्रकार के उपकरण बनाए जाते थे। ठीक, बता चुका हूँ। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भाई इसके अलावा पता लगता है कि कृषि संबंधी उपकरण भी इस काल में बनाए गए बहुत सारे, जैसे कि हंसिया, खुरपी, फाल आदि आदि, हल वगैरह। धीरे धीरे ये लोग इसी क्रम में आगे बढ़े और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई लोहा इनको दिख गया था कि खास है, अपने आप में ठोस है, इंसान को मार दे रही है, जमीन को चीर दे रही है, तो इस्तेमाल किया जा सकता है इसको बढ़िया से। ठीक है, कृषि कार्य में लोह उपकरणों का प्रयोग जो था वो लगातार बढ़ रहा था और बता रहे हैं कि भूमि पे खेती का इसी प्रकार विकास होने लगा, अच्छी फसल होने लगी और ज्यादा फसल होने लगी इसी कारण से। ठीक है, तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि लोहे का हथियार के रूप में, अस्त्र शस्त्र के रूप में प्रयोग हो रहा है, लेकिन कृषि उपकरण भी साथ साथ बनाए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही चीजें उस समय जरूरी थी। एक तरफ सुरक्षा जरूरी थी, दूसरी तरफ इनको जरूरी था कि खाद्यान्न की पदार्थ जो भी हैं वह मिले और भोजन निरंतर बना रहे। ठीक, आगे बता रहे हैं कि लोह की प्राचीन संबंधी साहित्य विवरणों की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से भी होती है। बताते हैं कि भाई उस समय काफी अधिक लोहे का प्रचलन होता था और वैदिक साहित्यों में हम लोगों ने देखा है कि लोहे को कृष्ण आयस्क के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, उसके लिए दो शब्द इन लोगों ने यूज किए हैं, श्याम आयस्क या कृष्ण आयस्क। तो बताते हैं कि कहीं ना कहीं चीजें जो है वो रिलेट कर रही हैं भगवान कृष्ण से, तो इस प्रकार ही लोहे को उस समय टर्म दी गई थी। ठीक, तो साक्ष्य भी बहुत सारे ऐसे मिले हैं जो हमें बताते हैं कि लोहे का प्रयोग था। तो दोनों तरह से मिल रहा है, पुरातात्विक साक्ष्य भी बता रहे हैं कि लोहे का प्रयोग था और साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य यानी कि जहां पर लोह आयस्क, श्याम आयस्क लिखा हुआ है वह भी ये बात बता रहे हैं कि लोहे का प्रचलन बहुत अधिक था। बात सारी की सारी आप लोग को क्लियर हो गई। तो आज की क्लास वैदिक काल से संबंधित थी, आर्यों से संबंधित थी, तो जो भी महत्वपूर्ण बात हो सकती थी मैंने प्रयास किया है कि वह सभी बातें आप लोग को बताई जाए ताकि आप लोग पूरी तरह से मेंस रेडी हो सके। तो जो प्रश्न मैंने आप लोग को दिखाया था शुरुआत में उसका हल आप लोग को अब मिल गया होगा। जरूरी है कि आप अच्छे से ब्रीफ नोट्स बनाएं और एग्जाम में जो भी जानकारी आपको दी जा रही है उसको प्रेजेंट करें। बात क्लियर है? फिर मिलेंगे आगे। अब धीरे धीरे महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म समझेंगे, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार विकसित हुए और पूरा इतिहास इसी क्रम में हम समझते जाएंगे। तो अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू सो मच।